मिडिल ईस्ट इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर बढ़ते सैन्य दबाव और सार्वजनिक धमकियों के बीच इस्राएली सैन्य विशेषज्ञ रोन बेन येशाई की एक रिपोर्ट ने पूरे घटनाक्रम के पीछे की छिपी कूटनीति का खुलासा किया है। यदियोत ओहरोनोत में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बेन येशाई ने दावा किया कि ट्रंप की हालिया आर्मडा यानी नौसैनिक बेड़ा भेजने की धमकी और सैन्य गर्जना का असली उद्देश्य युद्ध शुरू करना नहीं, बल्कि ईरान को घुटनों पर लाकर अपनी शर्तों पर एक स्थायी समझौता करना है। यानी कि ट्रंप सिर्फ बाहर से धमकियां दे रहे हैं, लेकिन अंदर से असल में वो ऐसा नहीं चाहते। राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयानों में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। एक तरफ जहां उन्होंने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि उनका प्राथमिक ध्यान सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत पर है। बेन येशाई के अनुसार ट्रंप प्रशासन ये चाहता है कि ईरान के साथ कोई भी नया समझौता केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित न रहे। डोनाल्ड ट्रंप की 3 प्रमुख शर्तें। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना मिसाइल उत्पादन और परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए, यानी अपनी रक्षा के लिए जो खतरनाक मिसाइलें वो बनाता है उसे हमेशा के लिए रोक दे। ट्रंप चाहते हैं कि 2015 के समझौते की खामियों को दूर करते हुए ईरान की परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। वहीं वो चाहते हैं कि अरब जगत में सक्रिय सहयोगी समूहों जैसे हूती, हिजबुल्लाह और अन्य मिलिशिया को दिए जा रहे समर्थन को ईरान पूरी तरह से बंद कर दे। रिपोर्ट में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भूमिका को लेकर किया गया है। बेन येशाई लिखते हैं कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच इस समय अत्यंत कठिन लेकिन सक्रिय बातचीत चल रही है, जिसमें सऊदी अरब एक मुख्य मध्यस्थ के रूप में उभरा है। सऊदी अरब के साथ साथ ओमान, कतर और तुर्की जैसे देश भी सक्रिय हैं। बुधवार शाम ईरानी अधिकारियों ने खुद पुष्टि की कि अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता यानी इनडायरेक्ट टॉक्स तेज हो गई है, जिसका उद्देश्य एक ऐसा मिडिल ग्राउंड तैयार करना है जहां ट्रंप को उनकी जीत मिल सके और ईरान को एक बड़े सैन्य हमले से बचाया जा सके। रोन बेन येशाई का विश्लेषण ईरान के आंतरिक संकट पर भी गहरी रोशनी डालता है। उनके अनुसार सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई इस समय अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। ईरान के भीतर इस समय आर्थिक बदहाली और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण शासन की नींव हिली हुई है। ईरानी नेतृत्व अमेरिकी शर्तों पर बातचीत करने से कतरा रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि ट्रंप के सामने झुकने को देश के भीतर कमजोरी की निशानी माना जाएगा। इससे पहले से ही सुलग रही आंतरिक अशांति और भड़क सकती है, जो शासन के पतन का कारण बन सकती है। ईरान के लिए ये केवल कूटनीति का सवाल नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई बन गई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि हालांकि वाशिंगटन ने मध्य पूर्व में अपनी विनाशकारी सैन्य क्षमताएं तैनात कर दी हैं और उनके पास सटीक हथियार यानी प्रिसीजन वेपन्स मौजूद हैं, लेकिन उनके पास ईरान के भीतर स्पष्ट रूप से पहचाने गए लक्ष्यों की कमी है। अमेरिकी सैन्य योजनाकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे ऐसे कौन से ठिकानों पर हमला करें जिससे शासन का पतन सुनिश्चित हो जाए, बिना किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध को जन्म दिए। रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन के पास फिलहाल शासन के शीर्ष नेतृत्व के सटीक ठिकाने या फिर उनके भूमिगत परमाणु केंद्रों की वो विश्वसनीय खुफिया जानकारी नहीं है जो एक निर्णायक सैन्य प्रहार के लिए आवश्यक होती है। हाल ही में अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने भी कहा था कि अगर वो ईरान पर हमला कर भी देते हैं तो फिर इस बात की संभावना बहुत कम है, या फिर वो इस चीज को लेकर कंफर्म नहीं है कि ईरान का सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। इस्राएल पूरी तरह से इस स्थिति पर सतर्क नजर बनाए हुए है। फिलहाल देखना ये होगा कि मामले में आगे क्या कुछ होता है। मिडिल ईस्ट इस वक्त कई मोर्चों पर सुलग रहा है। गाजा में जारी युद्ध, लेबनान इजराइल सीमा पर बढ़ता तनाव, यमन में हूती हमले और ईरान इजराइल के बीच अप्रत्यक्ष टकराव ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में यूरोपीय संघ का ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करने की तैयारी करना हालात को और ज्यादा जटिल बना सकता है। यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने कहा कि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हुए दमन के दौरान 6,373 लोगों की मौत के लिए IRGC जिम्मेदार है, और अगर कोई संगठन आतंकवादी जैसा व्यवहार करता है तो उसे उसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया जब यूरोप पर मानवाधिकारों के साथ साथ
क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी दबाव बढ़ रहा है। IRGC को ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य और वैचारिक इकाई माना जाता है। इसकी भूमिका सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों जैसे गुटों के जरिए यह पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रभाव को आगे बढ़ाती है। गाजा युद्ध के बाद से इन संगठनों की सक्रियता बढ़ी है, जिसे पश्चिमी देश क्षेत्रीय अस्थिरता की जड़ मानते हैं। अगर यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं तो IRGC को अल कायदा, इस्लामिक स्टेट और हमास जैसे आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया जाएगा। इससे ईरान पर कूटनीतिक दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों का दायरा बढ़ सकता है। हालांकि इस फैसले पर यूरोप के अंदर भी मतभेद रहे हैं। फ्रांस ने शुरुआत में आशंका जताई थी कि इससे ईरान में हिरासत में लिए गए यूरोपीय नागरिकों और राजनयिक मिशनों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, लेकिन अब पेरिस ने भी रुख सख्त करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करने के संकेत दिए हैं। ईरान ने EU के इस कदम को पब्लिसिटी स्टंट बता दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि IRGC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डालने का EU का कदम एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती है जो चुनिंदा गुस्सा दिखाता है। अरागची ने आगे कहा कि हमें चुनिंदा गुस्से के खुलेआम दोगलेपन को एक तरफ रखते हुए गाजा में इजराइल के नरसंहार के जवाब में कोई एक्शन नहीं लेना और फिर भी ईरान में मानवाधिकारों की रक्षा करने में जल्दबाजी करना यूरोप का PR स्टंट मुख्य रूप से यह छिपाने की कोशिश करता है कि वह एक ऐसा एक्टर है जो बहुत ज्यादा गिर रहा है। इसके अलावा क्योंकि हमारे इलाके में एक बड़े युद्ध से कॉन्टिनेंट पर बहुत ज्यादा असर पड़ना तय है, जिसमें बढ़ती एनर्जी कीमतों का असर भी शामिल है। EU का मौजूदा रवैया उसके अपने हितों के लिए बहुत नुकसानदायक है। यूरोप के लोग अपनी सरकारों की पेशकश से बेहतर के हकदार है। गौरतलब है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य इकाई मानी जाती है और देश की राजनीतिक व आर्थिक संरचना में उसका अहम रोल रहता भी है। इसकी स्थापना 1979 में इस्लामिक क्रांति की रक्षा के उद्देश्य से हुई थी। यह नियमित सेना से अलग काम करती है और सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रति जवाबदेह है। अमेरिका और ईरान के बीच जब जंग की आहट सबसे तेज हो चुकी है, ठीक उसी वक्त तेहरान ने एक ऐसा दांव चला है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल पैदा कर दी है। ईरान ने इस बार सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि एक हाई प्रोफाइल मौत के जरिए दुनिया को यह संदेश भेज दिया कि वह अब किसी दबाव में आने वाला नहीं है। कथित तौर पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले शख्स को मौत की सजा सुनाकर ईरान ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ कानून का मामला नहीं बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी भी है। जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट की ओर भेज रहे हैं, उसी वक्त ईरान का यह कदम किसी वार्निंग शॉट से कम नहीं माना जा रहा, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे और मैसेज भेज रहे थे कि अगर वो उनकी बात नहीं सुनेगा तो उस पर हमला किया जाएगा। ईरानी न्यायपालिका के मुताबिक मौत की सजा पाए व्यक्ति हमीद रेजा साबिर इस्माइलपुर, उस पर यह आरोप था कि वह ऑनलाइन एनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए मोसाद अधिकारियों के संपर्क में जुटा था और उसने रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां इसराइल तक पहुंचा दी। ईरान का दावा है कि यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उसके बाद ही सजा का ऐलान किया गया। जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि इस नेटवर्क के जरिए मिसाइल से जुड़ी सुविधाओं को निशाना बनाने की साजिश रची गई। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे विदेशी साजिश के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई बताया और यह जताने की कोशिश की कि तेहरान अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करने वाला बल्कि पहले से चालें चल रहा है। इस फांसी का ऐलान ऐसे समय पर हुआ है जब इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुले तौर पर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं और अमेरिकी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईरान अकेला नहीं खड़ा है। लेबनान से इसके लिए हिजबुल्ला, इराक से कताइब हिजबुल्ला और यमन से हूती विद्रोही भी अब खुलकर ईरान के समर्थन में सामने आ चुके हैं।
कहीं न्यूट्रल न रहने की चेतावनी भी है, तो कहीं आत्मघाती हमलों तक की तैयारी की बातें खुलकर सामने आई हैं। यमन के हूतियों ने तो शिपिंग रूट्स को दोबारा निशाने पर लेने का इशारा भी कर दिया है। यह सब मिलकर उस प्रॉक्सी वार की तस्वीर पेश करता है जिसमें ईरान केंद्र में बैठकर पूरा खेल पड़ चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका अपने युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और लड़ाकू विमानों को ईरान के करीब ला रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप यह कह चुके हैं कि एक और खूबसूरत आर्माडा ईरान की ओर बढ़ रही है। लेकिन तेहरान का संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ एक मोर्चे से नहीं मिलने वाला। ईरान, अमेरिका और इसराइल दोनों पर यह जताने की भी कोशिश कर रहा है कि क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए वही जिम्मेदार है और अंदरूनी अशांति भी विदेशी साजिश का एक नतीजा है। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान ने खुद को एक पीड़ित नहीं बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में भी पेश कर दिया जिसने पहले ही शतरंज की बिसात पर अगले कई चालें देख ली हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस खबर के बाद कोई रिएक्ट करेगा या फिर चुप्पी साध लेगा। ईरान और अमेरिका की जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है, लेकिन आरोप लग रहा है कि अब अमेरिका उस खित्ते में शिया सुन्नी करवाने पर भी उतर आया है। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच तो भीषण युद्ध होगा ही होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि मुसलमानों के अलग अलग धड़ों को भी उस खित्ते में आपस में लड़वाने के प्लान पर काम किया जा रहा है। कैसे, आइए इसे समझते हैं।